तो ये क्लियर है कॉम्प्रिहेंशन टू। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये ए था आपका सर्कल, बी थी लाइन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट आए, इनके ऊपर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इससे आप एच को के मान करके कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को कंपेयर कर। इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इज अल्फा, मतलब पहला वाला सर्कल और दूसरा वाला सर्कल, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना वो ए ही आए, मतलब पहला वाला सर्कल आए, इज अल्फा, तो मिनिमम ए की वैल्यू है अल्फा, देन द लेंथ ऑफ द कर्व सी टू lying in R corresponding to A equal to अल्फा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अपन पहले इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। किसको भाई, पहला वाला जो सर्कल है C1, वो तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और ये जो दूसरा है ना, इसका सेंटर है √3, 1, तो √3, 1 जो सेंटर है ना इसी पे लाई करता है, चेक कर लो आप। अब उसकी रेडियस है ए, तो वो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और इसके इंटीरियर आपको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी, और इसका इंटीरियर है, ये है इंटीरियर, ऐसे समझो। यदि ये इंटीरियर है बच्चों, सर थोड़ा जूम हो सकता है क्या? छोटा दिख रहा है क्या? यस सर, कंप्यूटर पे छोटा दिख रहा ठीक है बेटा। है। यस सर। चलो, तो यहाँ पर आप देखो, ये जो सर्कल है ना दूसरा वाला, ये इस टाइप का होगा, तो इसका और इसका, सी का और इसका कॉमन ये वाला ही सर्कल होना चाहिए, पहला वाला ही। तो मतलब ये जो सेंटर मानते हुए यदि आप ड्रॉ करोगे सर्कल, तो यदि सेंटर मानते हुए यदि आप ड्रॉ कर दोगे, तो ये सर्कल कहाँ तक जाएगा बताओ? इस टाइप से आना चाहिए कि इसको पूरा कवर कर ले। ठीक है, तो इस टाइप का केस होगा, मतलब यहाँ पर इसके लिए ए की वैल्यू निकाल लो। इसके लिए ए की वैल्यू कितनी जाएगी, तो पहला वाला सर्कल है, उसकी रेडियस हो जाएगी डबल, तो बता दो उसकी रेडियस कितनी थी? ये सरफना था ये वाला, तो उसकी रेडियस कितनी आ गई, 4 आ गई, समझ में आ गया, 4 स्क्वायर। ए का वैल्यू 4 आ गया, समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ये 2R हो गया ना बेटा, कितना हो गया 2R, इतना होना चाहिए मिनिमम में। तो लेंथ ऑफ द कर्व C2 लाइंग इन R करस्पॉन्डिंग टू A इक्वल टू अल्फा। C2 मतलब नए वाले सर्कल की, तो नए वाले सर्कल की कितनी लेंथ इसके ऊपर लाई कर रही है, ये हमें निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं अपन, अब लाइन अपने को पता है y इक्वल टू x+1, इसके सेंटर, सेंटर क्या है √3, 1, उससे उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, रेडियस उसकी पता ही है, तो कॉर्ड लेंथ आ जाएगी आपके पास, तो उसका डबल कर दो इसका। चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन? आंसर बताओ मेरे को, आया कि नहीं आया? ठीक है, जो C2 सर्कल है उसका सेंटर पता है, रेडियस पता है, परपेंडिकुलर डाल करके काम करो। वो जो C2 सर्कल है, वो जो लाइन दी हुई थी y इक्वल टू x+1, उस पर कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गई, जो मिनिमम वाला है उससे रेडियस आ गई, तो उससे काम हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है,
चल आगे बोलो। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन सर 5 से 5। यस सर। देखो 5 में क्या है, टू प्लेन मिरर्स facing each other are inclined to each other at an angle theta. A horizontal light beam from source S parallel to the mirror WB strikes the mirror UV at A1, reflect the strike to mirror at A2. मतलब ऐसे चलता जाता है पैटर्न, ठीक है। तो इस प्रकार का पैटर्न यदि आ रहा है तो यहाँ पर आप देखो, ये डायग्राम समझना। मेरे पास एक मिरर ये है UV BW और एक है VU, ठीक है। यहाँ से एक लाइट सोर्स आई, ये लाइट सोर्स आई यहाँ, ये इससे टकराई A1 पर और दूसरे मिरर पे चली गई A2 पर, चली गई। फिर यहाँ से टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, ये A3 पे चली गई, फिर उसके बाद फिर A4 पे जा सकती है। मतलब इस प्रकार का पैटर्न बनता जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको समझो पहले। डायग्राम क्लियर हो गया, कैसे प्रकार का प्रोसीजर हो रहा है। ये जो दोनों मिरर्स हैं इनके बीच का इंक्लिनेशन कितना है। अब बोल रहा है कि इस प्रकार की कहानी होनी चाहिए कि A3 से रिफ्लेक्शन के बाद ये रीट्रेस कर ले। क्या कर ले? रीट्रेस कर ले। तो रीट्रेस की कंडीशन क्या होगी, चलो बताओ मेरे। A3 से रिफ्लेक्शन के बाद रीट्रेस कर ले मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो जाएगा। परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगा A3 के ऊपर। ये बात क्लियर हो गई। यस सर। परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगा यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री आ गया, ये सिर आया, ये इधर गया और फिर वापस चला गया। रिवर्स पाथ फॉलो कर, ठीक है। अब एंगल कैसे कैलकुलेट करें, कैन यू टेल मी हाउ यू विल कैलकुलेट दीज एंगल्स? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दीज एंगल्स? यस सर। सर जो 30 डिग्री है उसको थीटा मान लेंगे ठीक है, और उसके बाद सर ये सर 90 है तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 60 ये जो है ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और उसके बाद ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला, यस सर। ठीक है। और फिर वहाँ से सर ये टू, जहाँ पे सर इंसिडेंस किए थे वहाँ पे जाएंगे हाँ और सर वो 90 माइनस थीटा होगा जो 30 है, सॉरी थीटा होगा और उसके बगल में 90 माइनस थीटा होगा फिर और जो 30 के डायरेक्टली अपोजिट है वो भी थीटा होगा। और सर इस वाले ट्रायंगल में 180 कर देंगे सम, इस बड़े वाले वाले में में। ये सर बड़े वाले में सर ये थीटा और ये 1, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट। यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वेरी गुड, नोट कर लो। वैसे आप थीटा की वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बाई एन होता है। यदि पाथ रिट्रेस करता है तो कितने उसके बाद, एन रिफ्लेक्शन के बाद यदि पाथ रिट्रेस करता है तो थीटा की जो वैल्यू आती है वो 90 डिग्री बाई एन आती है। यहाँ पे 3 के बाद कर रहा है, इसका मतलब हो गया 30 डिग्री होगा। सर वहाँ पे तो थीटा थीटा कट जा रहा है। थीटा प्लस थीटा 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा तो कट जाएगा। तो 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, वहां से नहीं आ रहा। वैसे आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं, मतलब ये आप फिजिक्स के थ्रू से कंफर्म कर सकते हो कि आफ्टर एन रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस। तो वो जो मिरर्स होते हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री अपॉन एन होता है। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ये ऑप्टिक्स में भी काम आ सकती है। ठीक है,
आप आई और आर का कॉन्सेप्ट लगाना, उससे आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। हमारा जो पर्पज है वो ये नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, हमारा ये है कि हम लेंथ कैसे निकालें यदि आपको थीटा पता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यदि आ गई तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, थीटा यदि 30 डिग्री है तो ये डायग्राम बन गया। अब आपको देखो ट्राइंगल A1 A2 V, ट्राइंगल A1 A2 और V एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ये दोनों 30 डिग्री होने की वजह से। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, तो हम ये कह पाएंगे कि A2 A3 जो होगा दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो वहां से ये डिस्टेंसेस हाफ हाफ आ जाएंगी, टोटल 1 दी हुई थी। तो और आप क्या करो, 10 30 डिग्री लगा दो A2 A3 V में, A2 A3 और V में 10 30 डिग्री लगाओगे तो A2 A3 की लेंथ आ जाएगी, ये आ गई। अब ट्राइंगल A1 A2 A3 में A2 A3 अपॉन A1 A2, तो यहाँ से A1 A2 आ जाएगा। तो आपको ये प्रूव करना था कि A1 A2 जो होता है वो A3 A2 का डबल होता है, तो ये लेंथ आ जाएगी, तो डबल का रिलेशन नोट करो, चेक करके देखो, कैलकुलेशन करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर थीटा भी निकल जाएगा अगर हम लोग नीचे वाला जो A2 पे रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा तीनों मिला के तो 180 डिग्री होगा, तो वहां से थीटा निकल जाएगा। नहीं तो तीनों 90 माइनस थीटा क्यों होंगे? सर वहाँ 60 डिग्री को वहां पे सर वो अमिताभ मान रहा था ना कि वो थीटा है 30 डिग्री, तो नहीं 60 नहीं डिग्री नहीं, वाला 90 माइनस। थीटा तो मान लिया अपन ने, ये 90 माइनस थीटा है, यस सर। ये वाला 90 माइनस थीटा क्यों आया? सर वो वाले ट्रायंगल में वहाँ 30 डिग्री जो थीटा है, इधर ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। हाँ ये थीटा है, तो ठीक है। और ये तो वाला, और सर ये वाला भी 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो इन तीनों का सम कर दो, तो सर 180 डिग्री हो जाएगा, तो वहां से आ 70 जाएगा थीटा। माइनस 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ से थीटा 30 डिग्री, गुड, ठीक है, समझ में आ गया थीटा की, चलो ठीक है। और सर ये जो सर दो बार इक्वेशन लिखने की शायद जरूरत भी नहीं पड़े सर, तो tan 30 और sin 30 दो बार लगाएं तो सर एक बार में ही आ जाएगा। जो जिसमें सर जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, जिसमें A1 A3 और A2 जो ट्राइंगल बनता है सर, उसमें अगर सीधा cos 60 लगा देंगे तो वहां से आ जाएगा। A1 A3 A2 में ये सर cos 60 लगा देंगे तो वहां से आ जाएगा सर। cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यस सर। बेस हो जाएगा अपना A2 A3, राइट, A2 A3 यस सर। और और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज A1 A2 A1 A2, यस सर। ठीक है। तो A1 A2 की वैल्यू, तो A2 A3 कितना है? अच्छा रिलेशन डायरेक्ट, ठीक है, इंडिविजुअल यस वैल्यू नहीं सर इससे निकाल, रिलेशन। ठीक है ठीक है, गुड। यदि रिलेशन निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते, ठीक है। चलो क्लियर हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। ये सर जो सिक्स्थ क्वेश्चन है सर, उसमें वो इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए सर, जो थीटा होता है 90/n तभी बनेगा ना सर। सिक्स वाले में ये सर। एक मिनट देख लीजिए। For what value of theta the ray will not retrace its path after any number of times reflection happens? हाँ मतलब वो 90/n होता है, ये अपने को देखना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब आप ये ले सकते हो कि दो करके देख लो एक बार, दो ट्रायल करके देखते हैं अपन, तो वो 45 डिग्री आता है, दो में रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। फिर तीन करके देखा, ऐसे एन करके जनरलाइज करके फॉर्मूला बनाया जा सकता है, 90/n है, ठीक है। यस सर। एन का वैल्यू मतलब यहाँ पर देख लो भाई, एन 1 2 3 4 5 पुट करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन बता दें कौन सा आंसर आएगा जो डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है सिक्स? तो सर ये याद रखना पड़ेगा। हाँ ये याद रख सकते हो, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है वैसे तो ऑप्टिक्स की, काम आ सकता है। 7 8 हो गया।
सर 7 डाउट है। Let reflection of in center I about exterior angle bisector of angle ABC of a triangle ABC are DEF respectively. ठीक है, ID, IE और IF meets the circumcircle of the triangle DEF at PQR respectively. तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ P बताना है। पहला क्वेश्चन तो ये, ABC के कोऑर्डिनेट पता है आपको? यार ये तो इन सेंटर है और एक्सटीरियर है, तो ये तो एक्सेंट्रिक ट्राइंगल बन गया ना, एसओटी में पढ़ा था अपन ने। ये जो ट्राइंगल PQR बनेगा उसका आई क्या है? PQR का आई क्या है? ऑर्थो सेंटर। है या नहीं? बोलो। तो ये बन गया अपना एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। यदि किसी से नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो वो एक बार एक्सेंट्रिक ट्राइंगल जरूर से पढ़ो एसओटी में। ठीक है, ओके सर। अब एक्सेंट्रिक ट्राइंगल बन गया, मतलब ये तो एक्सेंट्रिक ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो होगा ना अंदर वाला, ये बाहर वाले का पैडल ट्राइंगल होता है। क्या होता है? पैडल ट्राइंगल। अब उसमें क्या होता है कि सर्कम रेडियस का भी रिलेशन होता है। ठीक है, अब अपने को कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने हैं। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी क्यू आर जो आया वो अपना एक्सेंट्रिक ट्राइंगल है, एबीसी पी क्यू आर का पैडल ट्राइंगल है। ठीक है, तो पी क्यू आर कैन बी सेड एज एक्सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, और एक्सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना आते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में जो पी है ना वो एक्सेंटर 1 है, I1 है, तो I1 का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C, कॉमा माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस। ये बात चमक गई सबको एक्सेंटर की? तो अपना कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। अब बोला गया कि आर जो है ना, स्मॉल आर, वो ट्राइंगल पी क्यू आर का सर्कम रेडियस है। पी क्यू आर का सर्कम रेडियस, तो आई पी क्यू की बात करनी है अपने को। आई पी क्यू, मैं आई पी क्यू की बात कर। अब एक पॉइंट और याद करो, ऑर्थो सेंटर का जो साइड के अंदर रिफ्लेक्शन होता था वो सर्कम सर्कल पे लाई करता था। स्टेटलाइन में बताया था आपको, ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यस सर। सर्कम रेडियस जो होती है उसकी हाफ भी होती थी, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। सर्कम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल इज हाफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो एबीसी का जो सर्कम रेडियस होगा वो हाफ ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का सर्कम रेडियस होगा। तो एबीसी का सर्कम रेडियस तो हाफ आ रहा है, हमें आईपीक्यू का चाहिए। तो आईपीक्यू का सर्कम रेडियस कैसे निकालोगे? ये जो आई था ना, आई, ये पीक्यूआर का ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर का इस पे इमेज यही होगा, तो साइड में यहीं पे लाई करेगा। तो ये यहीं लाई करेगा, इमेज यहीं लाई कर रहा है इसका, तो इसकी भी रेडियस आर ही आ गई। इसकी सर्कम रेडियस मतलब ये वाला ही सर्कल हो जाएगा, इसका भी ये वाला ही सर्कल हो जाएगा, राइट। तो इसकी भी सर्कम रेडियस आई आर आ गई। सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए आई पी क्यू इज आर। 2R गलत हो गया। आई क्यू और क्यू डी, आई क्यू और क्यू डी, आई क्यू कौन सी लेंथ है? ये वाली। और क्यू डी कौन सी है? क्यू डी, ये आर है क्या? ये वाली आर है? नहीं है, ये वाला रिलेशन तो नहीं आएगा। ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो गया?
ठीक है। चलो, इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों एक एक बार दोबारा करना होता है। जब तक आप दोबारा नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। सर 9 में डाउट है। 9 कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी है, इंडिपेंडेंट है ना। यस सर, इंडिपेंडेंट है। ये बताओ, कोई लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर एक्यूट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो देखो, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को लेकर डायमीटर मानते हुए यदि मैं सर्कल खींचूं, तो सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट यदि आप लोगे तो उसके ऊपर ये डायमीटर एक्यूट एंगल सबटेंड करेगा या ऑब्टूस करेगा? अंदर सर एक्यूट नहीं, बाउंड ऑब्ट्यूज 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 ऑब्ट्यूस करेगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूस करेगा, राइट। बाउंड्री पे 90 डिग्री, अंदर ऑब्ट्यूस और बाहर एक्यूट, आउटसाइड। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों पॉइंट को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल आएगा ना, उस सर्कल के ये पॉइंट बाहर होना चाहिए, तभी वो पॉइंट बाहर एक्यूट एंगल सबटेंड करेगा। तो क्या करना है, उस पॉइंट को इनके इनसे पास करने वाला सर्कल ये हो गया डायमीटर मानते हुए। तो इस सर्कल के वो जो पॉइंट है ना a,a+1, वो आउटसाइड लाई करेगा। आउटसाइड लाई करेगा मतलब S1 को पॉजिटिव करना। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो। सोल्व करने पर a की कैलकुलेशन कुछ ऐसी आती है, और a -10 से 10 में है, तो -10 से लेकर के यहाँ तक, यूनियन यहाँ से 10 तक, उसके बेसिस पर आप a का वैल्यू निकाल सकते हो कि a का वैल्यू क्या क्या। डन। क्वेश्चन नंबर 10। ये सर 10th में सर बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है सर। जल्दी हो रहा है ये सर बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। कि दो सर्कल टच कर रहे हैं, और ये दोनों ही सर्कल कहाँ से पास कर रहे हैं? ओरिजिन से, सर और ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी पूछा गया कि सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो ओरिजिन पे उनका क्या होगा, कॉमन टेंजेंट भी होगा कि नहीं होगा? कॉमन ये टेंजेंट सर होगा, तो सर ओरिजिन कॉमन पर, कॉर्ड है वो कॉमन टेंजेंट। हाँ, ओरिजिन पर उनके स्लोप इक्वेट कर रहे हैं, dy/dx। पहले का dy/dx निकाला ओरिजिन पे, दूसरे का dy/dx निकाला, तो ये रिलेशन आया कि नहीं आया? तुम कर क्या रहे होगे, तुम ये कर रहे होगे C1 C2 = R1 + R2। ये रिलेशन आ गया, तो C की वैल्यू ये आ रही। अब यहां से आप मुझे बताइए कि C का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अल्फा बीटा इंडिपेंडेंट है, तो न्यूमरेटर मैक्सिमम हो, डिनोमिनेटर मिनिमम हो। तो न्यूमरेटर मैक्सिमम 2 है, डिनोमिनेटर मिनिमम 2 है, तो 2/2, C का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया। चमका कि नहीं चमका? ये सर चलिए। हो गया क्लियर? ये सर हो गया सर। नोट करो। आगे चलो। 11th। 11 तो आसान है, हो गया। 12,
13, सर 12th, सर 12th, the base of a triangle passes through a fixed point and its sides are bisected at right angles. ये लाइन पता है आपको क्या है? यही है लाइन? सर x Yes, प्लस वाई sir. बराबर क्या कह रहे हो अमिताभ? x प्लस वाई बराबर 0 और y माइनस 9x बराबर 0। यही ना, बताओ, ये लाइन ही तो बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो आप? हाँ सर वही बोल रहा था। ये लाइन। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइड्स आर बाइसेक्टेड एट राइट एंगल्स बाय द लाइन। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इमेज का कॉन्सेप्ट लगा दो, इसका कॉन्सेप्ट लगा दो इमेज का। इमेज का कॉन्सेप्ट कैसे कि ये जो पॉइंट है इसकी इन लाइंस में इमेज बी और सी पॉइंट होंगे। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का स्ट्रेट लाइन में आपन ने एक क्वेश्चन भी किया था एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो उसकी इमेज बी होगी, इसकी इमेज सी होगी। तो वो जो एच कोमा के मान लिया आपने, एच कोमा के मानने के बाद आप इसकी इमेज निकाल लो, ये पॉइंट आ गया। और y इक्वल टू माइनस एक्स में तो इमेज डायरेक्टली निकाल दी आपने। बी पॉइंट के लिए क्या करो, आप निकाल लो, देखो बी पॉइंट के लिए x माइनस एच कैलकुलेट कर लो, या फिर x1 y1 मान करके मिड पॉइंट और स्लोप वगैरह लगा कर ये निकाल लो। ठीक है, तो अब BC का इक्वेशन आ गया। BC इक्वेशन में वो जो पॉइंट दिया है f कोमा जी वो सेटिस्फाई करेगा। ये आ गया, रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में h को x से, k को y से रिप्लेस कर दो, ये आपका उसका लोकस है। ये आंसर। क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? Yes, sir. सर नॉट इसको सर ऐसे ही तो कर सकते हैं सर। कैसे? सर इसको सर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सर्कम सेंटर होता है। तो सर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है बाहर से, और तो वो जो कोऑर्डिनेट आ रहा है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ओरिजिन आ रहा है। सर्कमस्क्राइब कर दो, ये कह रहे हो ना? यस सर। तो सर ये जो ओरिजिन है और h कॉमा k में जो डिस्टेंस है वो कोई कांस्टेंट होगा। एक ओरिजिन और ए पॉइंट पे डिस्टेंस रेडियस होगा। आगे तो सर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो सर वहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा सर h और k में। ये तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कुछ भी हो लेकिन वो तो कांस्टेंट ही होगा ना। ये तो कांस्टेंट कैसे निकालोगे कि वो कांस्टेंट होगी? इसका सेमी, इसका सर्कल सर्कल जो होगा वो फिक्स होगा, ये कैसे पता किया? सेंटर फिक्स है लेकिन रेडियस फिक्स कैसे कर दिया? आप ये कह सकते हो उसके लिए कि OB और OC भी तो रेडियस होंगे ना सर्कम सर्कल की, और O पॉइंट फिक्स है और B और C भी फिक्स है, बेस फिक्स है, तो इसलिए वो रेडियस भी फिक्स हो जाएगी। इसलिए अपन बोल पाएंगे OA हमेशा कांस्टेंट होगा और OA का लोकस आ गया अंडर रूट ऑफ। ठीक है, यस सर। अच्छा, गुड। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 15, sir. ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी है? जनरल 2 डिग्री की है। ये इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो चारों पॉइंट कौन सा है के? तो देखो
अब ये लाइंस आपको माननी पड़ेंगी बेटा, मानना मैंने ये मान लिया। तो ये कहाँ कट करती है, यहाँ कट कर गई 0,C1 पे, 0,D1C2 पे, यहाँ कट कर गई, यहाँ कट कर गई। एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी। तो ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। तो कॉन्साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है ना, ये OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। लगा दो, M1 M2 1 आ गया, होमोजेनियस से M1 M2 देखो चमका ये सर प्रॉपर्टी। ये ऐसा नोट्स में था क्या सर, ये प्रॉपर्टी? ये देखो, ये PA BCD PT, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से PA इंटू PB का वैल्यू PT स्क्वायर के इक्वल होता है। याद आ रहा है ये? ये सर याद आ गया सर। और PC इंटू PD, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने ज्योमेट्री में, ये अपन ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। तो PA इंटू PB का वैल्यू PC इंटू PD के इक्वल। सीकेंट टेंजेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाँ, और यहाँ पर इस पे क्वेश्चन जेई एडवांस में आ भी चुका है प्रीवियस, इस प्रॉपर्टी। चलो 16, 17 17 सर। एरिया कैसे निकालोगे एरिया? और जो कर्व है सर वो सिमेट्रिक है चारों क्वाड्रेंट में। चारों क्वाड्रेंट में किसी भी सिमेट्रिक होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लो उसको। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर कितना है, हाफ कोमा हाफ, रेडियस कितनी है 1/2 का रूट 1/√2, ओरिजिन से पास करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेते हैं पहले। y इक्वल टू एक्स, इस टाइप की एक लाइन आएगी, यहाँ पर सेंटर होगा। बनाना चाहोगे लेकिन ये आगे जाना चाहेगा इधर, ऐसे आएगा सर्कल। लेकिन ये वाला पार्ट नहीं बनेगा जो मैंने अभी प्लॉट किया। क्यों? क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है। इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी पहले क्वाड्रेंट में, दिस एंड दिस। तो आप इसी का एरिया निकाल लो, 4 टाइम्स कर देना। बताओ, रेडियस 1/√2 है, ये 1 होगा। सर्कल कहाँ पे पास करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक बार एक्स को 0 पुट कर दो, वाई का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1, वहां से आ जाएगा। तो ये वाला एरिया आ गया हाफ, और ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर का आधा, 5/4 और वो हाफ, इसका 4 टाइम्स, तो पाई प्लस 2 ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। 17 हो गया, 18, 19, 20, 21, सर 21। बेटा एंगल बाइसेक्टर पता है ना आपको? याद करो, देखो मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इस पॉइंट की इमेज जो होगी ना इस वाली लाइन में एंगल बाइसेक्टर, वो यहाँ का लाई करेगी A डैश।
ए पॉइंट की एंगल बाइसेक्टर में इमेज, क्योंकि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। एग्जैक्टली ये नहीं होगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता नहीं है इस साइड का, तब तो ये वाला ही पॉइंट आया था, सी वाला ही। लेकिन अभी क्या होता है, ऐसे कुछ टाइप का ए डैश इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो एंगल बाइसेक्टर यदि दिया हुआ रहता है तो अपने को उस पॉइंट की इमेज से एक पॉइंट आया था उस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे से ए पॉइंट बताया आपको और दो लाइन पता है आपको, सॉरी ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये बी की एंगल बाइसेक्टर है लेट्स से। तो ए पॉइंट का इस वाली में इमेज इस वाली लाइन पे लाई करेगा, वो एक्सटेंडेड पे भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, समझ में आई बात। तो इमेज निकाल लिया, फिर क्या हुआ, एंड ये जो है ये मीडियन है फ्रॉम द डिफरेंट वर्टेक्स, तो ये सी से मीडियन है, तो इस वाली लाइन पे एक पॉइंट आ गया आपके पास। बी पॉइंट जो होगा वो इस वाली लाइन पे लाई करेगा, तो उसको अपन ने मान लिया वाई को अल्फा और एक्स को मान लिया, ठीक है, ये बी पॉइंट आ गया। तो बी पॉइंट का और ए पॉइंट का मिड पॉइंट इस वाली मीडियन पे लाई करेगा, राइट, मीडियन है तो वहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन शीट का क्वेश्चन है ये भी, मतलब आपने शीट अच्छे से नहीं की हुई, ऐसा क्वेश्चन शीट के अंदर भी नोट करो। 2 पार्ट 2 के अंदर है। डन। यस सर। 22। ऑप्शन सी नहीं आ रहा सर। ऑप्शन सी। C1 C2 are two circles of radius A and B touching both the coordinate axis and have their centers in the first quadrant. इसमें दो केस लिए क्या आपने, एक्सटर्नल टच करने का केस लिया है, इंटरनल का लिया? एक्सटर्नल का लिया था। इंटरनल का नहीं लिया क्या? सर इंटरनल वाला पॉसिबल है क्या सर, क्योंकि सर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को भी टच करना है। सोचो पॉसिबल है या नहीं। एक मिनट, तो इंटरनल वाले से तो सॉरी आंसर आएगा भी नहीं ना, मतलब ए वाला तो आंसर आ गया ना एक्सटर्नल से, यस सर। और ऑर्थोगोनल से आ गया 2G1G2 + 2F1F2 = C1 + C। यस सर। तीसरे वाले में बोला गया इंटरसेक्ट इन सच ए वे दैट देयर कॉमन कोड हैज मैक्सिमम लेंथ। तो कॉमन कोड क्या होगी, S1 - S2, तो इन दोनों से सेपरेट कर दो, कॉमन कोड निकाल दो। कॉमन कोड आ गई ये। कॉमन कोड मैक्सिमम लेंथ की कब होती है, चलो ये बताओ। तो जब वो डायमीटर हो जाए। डायमीटर हो जाए तो एक के सेंटर से पास करा दो, किसी के भी। समझ में आया? कॉमन कोड यस सर, आगे सर। और सर इंटरनल टच करने वाला केस एक बार सर बता दीजिए सर, समझ नहीं आ रहा। नहीं, इंटरनल नहीं करेगा वो, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो इंटरनल नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। सर अगर इंटरनल टच करेगा तो कोइंसाइड कर जाएगा दोनों। राइट राइट, वो A < B नहीं है, रेडियस नहीं है, ठीक है। यस सर। कहाँ तक करी डीपीपी? सर 30 तक की सर। बाकी ने सर पूरी कर ली थी।
कर ली, चलो 23। ये सर डाउट है। देखो जी जो है ना वो क्या है, R to N gx equal to n where x represent the area of the triangle joining the two fixed points P and Q and a variable point R. PRQ angle pi by 2 है, n represent the number of such triangles. तो देखो G5 का मतलब क्या हुआ, G7 का मतलब क्या हुआ, Gx का मतलब है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल जॉइनिंग द टू फिक्स पॉइंट्स एंड ए वेरिएबल पॉइंट। मतलब वो जो वेरिएबल पॉइंट है ना वो सर्कल पे लाई करता है, यस सर। पी क्यू की लाइन सर जो फिक्स्ड पॉइंट को डायमीटर मान सकते हैं और फिर आर डायमीटर, पॉइंट को हाँ डायमीटर ही है, आर पॉइंट को सर और सर आर पॉइंट पे जो मैक्सिमम एरिया बनेगा वो 6.25 और जो उससे छोटा होगा वैसा चार चार पॉइंट होगा। 6.25 पे मैक्सिमम क्यों होगा, सर 6.25 पे आर 90 डिग्री बना रहा है सरकमफेरेंस पे। आर तो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा ना, क्योंकि वो तो सर्कमफ्रेंस पे है। पी क्यू की लेंथ कितनी है, सर 5 है सर। पी क्यू की, यस सर। तो पी क्यू आर का एरिया मैक्सिमम कब होगा, बताओ। ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर दिख रहा है ना आपको डायग्राम में, इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, सर जब पी और क्यू डायमीटर पॉइंट हो। पी क्यू तो डायमीटर हमेशा ही है ना यार, सर पी क्यू तो फिक्स्ड पॉइंट दिया है, उस पे कंडीशन नहीं लगाया, कंडीशन तो आर पे लगाया है कि वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तो सर मैक्सिमम तो तभी आ सकता है जब पी क्यू को हम लोग सेंटर से पास करवाए। आप ऐसे समझो ना यार कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सर 13/2 एंड 5 एंड 2। अब इसकी लेंथ 5 है, तो ये पॉइंट अलग अलग पोजीशन पे जाएगा तो एल्टीट्यूड की लेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी, टेल मी। यस सर। तो इसका एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। तो ये जो एल्टीट्यूड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, रेडियस, यस सर। समझ में आ गया मैक्सिमम यही एरिया बोल कितना यस सर यही बोल रहा। है, जो तुम बोल रहे थे ना कि भाई पी क्यू डायमीटर होगा, पी क्यू तो डायमीटर होगा ही होगा हमेशा, पी क्यू विल ऑलवेज बी डायमीटर बिकॉज पी क्यू सबटेंड्स 90 डिग्री एट आर, ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा होगा, और आर सर्कम सर्कल भी दिया पी क्यू आर का, ठीक है। तो इसमें मतलब एरिया जो होगा ना वो मैक्सिमम ये होगा, तो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया, 1 आ जाएगा, और बाकी सबके करस्पॉन्डिंग 2 आ रहा होगा, कितना आ रहा है, 6.25 के सर करस्पॉन्डिंग, एक सॉरी 2 आएगा ना, सर एक सर एक पार्ट में 1 और दूसरे पार्ट में एक 1। हाँ हाँ 2 आएगा और उसमें 4 आ जाएगा कम वाले में, और ज्यादा तो होगा नहीं, समझ में आएगा क्वेश्चन। एक बार
नो सर, ये वाला लाइन समझ नहीं आया सर, जस्ट अभी जो बोले सर। भाई हम ये बोल रहे हैं कि g ऑफ x n है, तो एरिया यदि 6.25 होता है, तो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे? एक ये 90 डिग्री जहाँ पे ऊपर बनाएगा वो, और एक नीचे। अब एरिया यदि यस उससे सर, कम लेना है, सपोज 5 ले लिया, 5.5 ले लिया, तो ऐसे एक पॉसिबिलिटी यहाँ और एक यहाँ, ऐसे दो एल्टीट्यूड होंगे, यस सर, समझ गया सर। 4, और ज़्यादा वाले बाहर 0। क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर। 24। सर 24। इसमें तो यार पॉइंट मान लो आप, पैरामेट्रिक पॉइंट 2 प्लस, मतलब वो मानते हैं ना x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, उससे सोल्व कर। सर 24 का सी बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है सर। मैंने बताया ना 2 प्लस आर कोस थीटा और 2 प्लस आर साइन थीटा, वो डाल दो x इंटू वाई में, खत्म क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया ना आसानी से। इसकी मैक्स वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? बोलो, लंबा थोड़ी है। यस सर, अब हो जाएगा सर। ठीक है, चलो। तो यार मैं आज है ना यहीं तक कर रहा हूँ, 24 तक ही है ना। डन।